हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्लास 10th का साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो आज हम कौन सा लेसन करने जा रहे हैं? एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट लेसन किया था। ठीक है, अभी हम सेकेंड लेसन पे आ चुके हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते हैं हम सारा का सारा एनसीईआरटी कवर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एसिड हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, बेस भी देखते हैं और सॉल्ट भी देखते हैं। बेसिकली बात की जाए एसिड, तो एसिड क्या होते हैं टेस्ट में? खट्टे होते हैं, सार होते हैं। और जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे लगते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है। और सॉल्ट, सॉल्ट की बात की जाए तो एक कॉमन एग्जांपल दीजिए सॉल्ट का, तो NaCl, जो कॉमन सॉल्ट है, डे टू डे लाइफ हमारी किचन में यूज होता है। तो आज बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में कि एसिड क्या है, बेस क्या है, ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसके कॉम्बिनेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, और भी अदर चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। अब अगर बात की जाए कि हम कैसे पहचानेंगे कि पर्टिकुलर जो चीज़ है वो एसिड है या बेस है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स। क्या यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है। ये एक पेपर रहता है जिसको हम पर्टिकुलर सोल्यूशन में डिप करते हैं, और फिर अगर ये रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो जाता है तो हम इसे कहते हैं ये है बेस। और अगर ये ब्लू लिटमस रेड में टर्न करता है तो इसे हम कहते हैं एसिड। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि लिटमस पेपर से किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। तो देखिए, एक तरफ हम बात करेंगे एसिड की, दूसरी तरफ हम बात करेंगे बेस की। तो एसिड में यहाँ पर हम बात करें अगर रेड लिटमस की, तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड का, मेरे रेड का रेड रहेगा, और जो बेस है उसमें रेड वाला बन जाएगा ब्लू। और अगर हम ब्लू लिटमस पेपर की बात करें तो ब्लू वाला एसिड में बन जाएगा रेड, और बेस में रहेगा ब्लू। ठीक है। तो आई बात समझ में कि दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू। और अगर हम रेड वाला एसिड में डिप करेंगे तो ये रेड का रेड रहेगा, और उसको अगर हम बेस में डिप करेंगे तो रेड से ब्लू हो जाएगा, यानी रेड से ब्लू तो बेस। ठीक है। और अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और उसको एसिड में डिप करेंगे तो ये ब्लू से रेड हो जाएगा। ठीक है। और ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा जब बेस की बात आएगी। तो ब्लू से अगर रेड हो रहा है तो इसको हम कहेंगे ये एसिड है। तो बेसिकली अभी हमने समझा कि एसिड खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं, रेड टू ब्लू हुआ तो बेस, ब्लू टू रेड हुआ तो एसिड। ये चार चीज़ें अभी हमने जानी। तो अगर बात करें लिटमस की, तो लिटमस क्या है? ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर है ये। और एक ऐसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। और इसी के तरीके के कुछ और इंडिकेटर्स है। अगर बात की जाए टर्मरिक की, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर बात की जाए फिनोफ्थिलीन की, फिनोफ्थिलीन भी एक इंडिकेटर है, जो कि एक सिंथेटिक है। ये सब तो हो गए नेचुरल वाले। अगर हम बात करें सिंथेटिक की, तो सिंथेटिक में कौन से आते हैं? फिनोफ्थिलीन, फिनॉल, फिनोल्फैलीन। स्पेलिंग इसकी थोड़ी बड़ी है, आपको हो सकता है याद करने में दिक्कत है। फिनोलेफ्थिलीन ये हो गया एक, और एक हो गया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज हो गया। ठीक है, MY कह सकते हो, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ये क्या है? ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर है, और फिनोलेफ्थिलीन भी सिंथेटिक इंडिकेटर है। ये बेस जब रहता है तो कैसा कन्वर्ट कर देता है उसको? पिंक में। ठीक है, पिंक कलर में। और ये देखो, जो मिथाइल ऑरेंज ये क्या करता है? अगर एसिड रहेगा तो रेड में कन्वर्ट करेगा, और अगर बेस रहेगा तो येलो में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। यानी कोई चीज़ है और हमने मिथाइल ऑरेंज से टेस्ट करना है कि वो एसिड है या बेस है, तो अगर वो मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो चीज़ क्या है? एसिड है। और अगर वो चीज़ मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो कन्वर्ट करे, इसका मतलब क्या है? वो चीज़, इसका मतलब वो चीज़ बेस है। ठीक है। इसी प्रकार जब फिनोलेफ्थिलीन का यूज़ करेंगे हम इंडिकेट करने के लिए कि पर्टिकुलर चीज़ एसिड है या बेस, और अगर वो बेस हुई तो जो फिनोलेफ्थिलीन है उसका कलर पिंक हो जाएगा, और अगर एसिड हुई तो कलरलेस रहेगा। वो कैसा रहेगा? कलरलेस। ठीक है। तो ये चीज़ें अभी हमने जानी, बेसिकली एसिड बेस कैसे टेस्ट किया जाए उसके बारे में। और अगर बेस की कुछ और कॉमन बातें करें तो सोप की हम बात कर सकते हैं कि सोप भी एक बेस का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब हम कपड़े पे टर्मरिक गिर जाती है
और जब हम उसको धोते हैं सोप बेस लगता है उसके ऊपर तो वो रेडिश हो जाता है, ठीक है। तो वो इफेक्ट दिखता है कि किस तरीके से जो टर्मरिक है वो बेस के साथ जब मिलता है तो रेडिश दिखाता है। इसका मतलब ही जो सोप है वो क्या है, वो बेस है, ठीक है। ये टर्मरिक से हमें पता चलता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेटर है कि हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, एसिड है या बेस है। और अगर हम बात करें लिटमस की, तो लिटमस क्या है, लिटमस भी एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। कहाँ से पाया जाता है लिटमस, लिटमस को लाइचेन से डिराइव किया जाता है, लाइचेन, ठीक है, LICHEN, लाइचेन से लिटमस को प्राप्त किया जाता है, फिर उसको एज इंडिकेटर यूज किया जाता है। देखिए कुछ अलग तरीके के भी इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं हम, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर, यानी उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर पर्टिकुलर केमिकल या के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो उनका जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है। अगर बात करें अनियन की, अगर बात करें वेनीला की, ठीक है, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो पर्टिकुलर केमिकल के साथ अगर कांटेक्ट में आएंगी तो इनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाता है। यानी ये इंडिकेट करते हैं पर्टिकुलर चीज़ क्या है, एसिड है या बेस है, ठीक है। अगर वेनीला के साथ आए तो स्मेल बदलेगा तो पता चल जाएगा वो एसिड है या बेस है। वैसे ऑनियन के साथ आएगा तो पता चल जाएगा पर्टिकुलर चेंज हुआ तो इसका मतलब वो बेस है, और चेंज नहीं हुआ इसका मतलब वो एसिड है, ठीक है। तो स्मेल की चेंज से भी हमें पता चल जाता है। और इस वाले इंडिकेटर को क्या बोलते हैं, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। कौन सा इंडिकेटर, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर। अब हम बात करेंगे कि हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द मेटल, कि जो एसिड है और बेस है वो मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, कभी भी अगर आप देखेंगे कोई एसिड है और कोई मेटल है तो हमेशा एक एसिड और एक मेटल, अगर एसिड की बात की जाए, अगर मैं एक HCl ले लूँ और एक मेटल की बात की तो और एक मैं एक सोडियम ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमें बनेगा NaCl। और यहाँ पर अगर सोडियम के साथ कुछ और भी होता है, यहाँ पर कोई एक चीज़, वो हाइड्रोजन के साथ चली जाती है, HX हो जाती है, तो हमें बनता क्या है, सॉल्ट एंड समथिंग एल्स, मोस्टली वाटर बनता है, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्ट बनता है, तो हमें क्या देगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट बन गया प्लस हाइड्रोजन के साथ जो आएगा वो आएगा, हाइड्रोजन गैस पकड़ लो। तो ये एक जनरल सा इक्वेशन है कि कभी भी एसिड और मेटल अगर एक साथ रहेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये याद करने वाली बात है कि व्हेन एसिड एंड मेटल रिएक्ट्स विद ईच अदर दे फॉर्म ए सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। याद हो गया, कभी भी एसिड के साथ मेटल रिएक्ट होगा तो सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब बात करते हैं अगर बेस रिएक्ट किया मेटल के साथ तब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि जब बेस एक रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, देखिए ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक मेटल हो गया जिंक, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो सोडियम और जिंक है वो एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जिंकेट, सोडियम जिंकेट। क्या फॉर्म करेंगे, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन की जो गैस है वो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें फॉर्म होंगी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक फॉर्म करेंगे, यानी यहाँ पर भी एक सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो बेसिकली एसिड हो या बेस हो, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एसिड हो या बेस हो, जब दोनों रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस तरीके से प्रोसेस चलने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डज मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, कि एसिड के साथ जब कोई एक मेटल कार्बोनेट हो और जब कोई एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो जब एक मेटल कार्बोनेट के पास कोई एक एसिड हो, HCl की बात की जाए, तो ये कैसे फंक्शन करेगा, तो जो Na है वो Cl ले लेगा, तो ये बन जाएगा NaCl। क्यों, क्योंकि ये प्लस रहता है ये माइनस रहता है, और प्लस माइनस एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। ये प्लस रहता है ये माइनस रहता है, इसलिए ये साथ में आएंगे, और यहाँ पर ये माइनस है ये प्लस है तो ये साथ में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये अलग होएगा लेकिन साथ में आएंगे नहीं, क्योंकि इनका फंक्शन क्या होगा, अब ये बनेंगे CO2 एक अलग निकलेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस अलग निकलेगी। तो ये चीज़ें फॉर्म होने वाली हैं अगर हम बात करें जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होंगे।
और यहाँ पर ये बैलेंस नहीं होगा, इसलिए 3 यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, देखो ऑक्सीजन 3 है, इसलिए फिर हाइड्रोजन गैस नहीं वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, यानी वाटर फॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस करना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ पर देखो कितने, एक सोडियम है तो यहाँ पर एक सोडियम है, क्लोरीन एक है तो यहाँ पर क्लोरीन एक है, हाइड्रोजन एक है तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम 2 कर देंगे तब यहाँ पर इसको भी 2 करना पड़ेगा क्लोरीन को, और अगर क्लोरीन को 2 किया तो सोडियम 2 हो जा रहा है, तो सोडियम को यहाँ से 2 करना पड़ेगा। और जब सोडियम यहाँ से 2 हो गया तो 2 सोडियम हो गया, लेकिन जो ऑक्सीजन है फिर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन इधर है और एक इधर है, 3 ही ऑक्सीजन है, तो इसको भी बैलेंस करना। तो यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है वो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो Na2CO3 का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में H आ जाता है, ठीक है। तो 2HCl तो 2Cl यहाँ पर हो गया, और H2 है तो यहाँ पर H2 है, ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 3 है, यानी अब ये बैलेंस है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब सोडियम कार्बोनेट यानी कि एक मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, सॉल्ट। ये क्या हमारा सॉल्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर है। उसी तरह जब एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनने वाला है, देखते हैं हम। तो देखो ये भी जो Na है वो ले लेगा Cl, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्लस रहता है ये माइनस रहता है, और बनेगा एक CO2 प्लस बन जाएगा, 2 H बच गए ये वाले, और यहाँ से एक O बच जाएगा, तो एक H2O बच जाएगा, यानी क्या बना, सॉल्ट बना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, प्लस वाटर बना, ठीक है। तो अगर हम देखें कि एक मेटल कार्बोनेट और एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कभी भी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस वाटर, ठीक है। यानी मेटल हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एसिड के साथ रिएक्ट करने में सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। क्लियर, डन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कि जब एक एसिड और एक बेस को साथ में रखा जाए तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एसिड की बात करें तो एक एसिड को कंसीडर करते हैं हम फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक बेस की बात करें तो फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये क्या फॉर्म होएगा, जैसा कि मैंने आपको बता के रखा है कि अपोजिट अट्रैक्ट, यानी हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हमेशा प्लस आयन देता है, क्लोरीन क्या होती है ना माइनस होती है, सोडियम क्या होता है प्लस होता है, और OH क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो क्या फॉर्म होगा, Na क्या ले लेगा, Na ले लेगा Cl, ठीक है, ये हो जाएगा इसके साथ, तो NaCl एक सॉल्ट बन गया, प्लस जो हाइड्रोजन है H प्लस आयन वो आ जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, यानी बन जाएगा H2O वाटर। यानी कभी भी आप देखोगे तो एसिड प्लस बेस विल गिव यू, बेस क्या देगा आपको, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। कभी भी आप देखेंगे जब दो एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एसिड बेस मिलने पे न्यूट्रलाइज है, और इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, इसको कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, ना एसिड रह रहा है ना बेस रह रहा है। ओके, आगे अगर हम बात करें तो रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, कि कोई एक अगर मेटेलिक ऑक्साइड है तो वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। अब मेटेलिक ऑक्साइड का अगर एग्जांपल लें तो कोई भी एक मेटल पकड़िए, कॉपर ले लीजिए और ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अगर कॉपर ऑक्साइड की बात करूं मैं तो देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड, HCl ये एसिड हो गया, ठीक है। तो हमेशा मेटल प्लस होता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है, तो कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो बनेगा क्या, एक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, ठीक है, यानी कि H2O, और यहाँ पर तो सॉल्ट बनेगा कॉपर
क्लोराइड, ठीक है। और ये बैलेंस करना पड़ेगा हमें कि कॉपर क्या होता है, तो ये CuCl2 आएगा, ठीक है। ये कॉपर क्लोराइड आएगा, क्यों, क्योंकि जो क्लोराइड है उसका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। और जो कॉपर है उसकी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए यहाँ पर 2 लेते हैं हम, ठीक है। ये भी एक कंसेप्ट है कि किस तरीके से हमें सीखना पड़ता है, वो भी मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उसका हमारा एग्जाम पर्पज से कोई यूज़ नहीं है। फिलहाल इतना ही कंसेप्ट ज़रूरी है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ चला जाता है, और एक मेटल ऑक्साइड अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर देता है, ठीक है। इतना भी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, तो ये हमने समझ लिया। अब आगे देखें, तो यहाँ पर एक चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है वो एक बेस की तरह काम कर रहा है। क्यों एक बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये एक एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है, और एसिड के साथ अगर बेस मिलता है तभी हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, इसलिए हम इस मेटल ऑक्साइड को क्या कह सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड कह सकते हैं, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड कह सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करें तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हो गया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और ये हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हो गया हमारा बेस। तो बेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो ये बना कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है जो कि एक सॉल्ट है, और वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो गया यहाँ पर भी। तो या मेटेलिक ऑक्साइड हो जो एसिड के साथ काम करे, या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो जो बेस के साथ काम करे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एक एसिड की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये दोनों मिलकर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं, जो एसिड और बेस मिलकर फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ये बेस है तो ये बट ऑब्वियसली एसिडिक ऑक्साइड हुआ, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड। समझ में आई बात। आगे देख, आगे अगर हम बात करें कि जो एसिड है और जो बेस है उसमें कॉमन चीज़ क्या है, तो देखिए कभी भी हम अगर एसिड बेस की कोई कॉमन चीज़ बोलें तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एसिड हो तो एसिड उसे ही कहते हैं जो H+ आयन रिलीज करे या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन रिलीज करे। क्योंकि सपोज करिए HCl है, ये एसिड क्यों है, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट होगा तो ये H+ रिलीज करेगा, इसलिए ये एसिड है। और अगर हम बेस की बात करें, तो बेस वही होता है जो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करे, ठीक है। तो अगर हम बात करें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस क्यों है, क्योंकि जब ये रिएक्ट करेगा तो हमेशा ये जो OH- है इसको रिलीज करता है, इसलिए ये बेस है। तो ये चीज़ फिक्स है, एसिड में हमेशा H+ आयन रिलीज होगा और बेस में OH- आयन रिलीज होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखें। आगे हम एक कंसेप्ट की बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उससे पहले हम बात करते हैं पीएच के बारे में कि पीएच क्या चीज़ है। पीएच कभी भी एसिडिटी और बेसिसिटी कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है वो हम पीएच स्केल के ऊपर डिटरमाइन करते हैं। तो पीएच एक स्केल है, ऐसी स्केल होती है जो 0 से लेके 14 तक होती है और बीच में होता है 7 यानी होता है न्यूट्रल रहता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। और 0 की तरफ होता है एसिडिक, जितना ज़्यादा इस तरफ आओगे उतना ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती जाएगी, और जितना ज़्यादा इस तरफ जाओगे 14 की तरफ उतना ज़्यादा वो अल्काली यानी बेस होता चला जाएगा, ठीक है। इस तरफ होता है बेस, तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है सारा। और जो वाटर है वो 7 के आसपास रहता है, जो हमारा ब्लड है वो भी 7.4 के आसपास रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और जो पीएच है, पीएच में पी स्टैंड करता है पोटेंस के लिए, पोटेंस, ठीक है, पोटेंस, ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, पोटेंस। तो ये सारी चीज़ें है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, जो जितना ज़्यादा H+ आयन रिलीज करेगा वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो जितना ज़्यादा OH- आयन रिलीज करेगा वो है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा H+ आयन रिलीज किया उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जो जितना ज़्यादा OH- आयन रिलीज किया उतना स्ट्रॉन्ग बेस। कंसेप्ट क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यानी एसिड बेस का कॉम्बिनेशन होता है तो जो सॉल्ट बनेगा एसिड रहेगा कि बेस रहे, उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो देखो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिलेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट आएगा, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस,
ठीक है। अगर बेस जो है वो वीक रहेगा, यानी ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन नहीं रहेंगे तो वीक रहेगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये ज़्यादा है यानी बट ऑब्वियस जो सॉल्ट रहेगा वो भी एसिडिक सॉल्ट रहेगा, एसिडिक सॉल्ट। और अगर हम बात करें वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की, तो यहाँ पर बट ऑब्वियस जो सॉल्ट रहेगा वो बेसिक रहेगा, क्योंकि बेस ज़्यादा है, बेस वाला स्ट्रॉन्ग है ना, तो बेस जो रहेगा बेसिक सॉल्ट फॉर्म होएगा। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कॉम्बिनेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस है, वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्लियर हो गया। अब हम कुछ और बात करते हैं। जो हमारी बॉडी है और जो हमारा प्लांट है, जो लिविंग बीन है, वो भी एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो लिविंग बीन है वो कहाँ से कहाँ, और ह्यूमन बॉडी है वो 7 से लेके 7.8 तक सर्वाइव करती है, इस पीएच रेंज में सर्वाइव करते हैं। ये हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, यानी लिविंग के लिए, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये हमारे लिए पीएच है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें रेन वाटर भी, जब रेन वाटर जब 5 के नीचे चला जाता है, 5.6 के आसपास, तो ये हो जाता है एसिडिक, तो हम इसे एसिड रेन कहते हैं, ठीक है, एसिड रेन। वैसे सॉइल की बात करें तो सॉइल भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि सॉइल में कितना ज़्यादा एसिडिटी है कि नहीं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एसिड रहता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एसिड रहता है, HCl वगैरह। इसलिए कभी एसिडिटी बढ़ जाती तो हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं, एंटासिड, जिसे हम बहुत बार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हो आप, वो हम यूज़ करते हैं। टूथ डिके का भी एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, एसिड है, क्योंकि हमारे जब खाना खाते हैं तो अगर कुल्ला दातुन अच्छे से नहीं करेंगे तो वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होने लगता है और फिर एसिडिटी से वो वापस सड़न होने लगती है, ठीक है। तो टूथ डिके भी उसका एक इफेक्ट है, जब एसिडिटी मुंह में बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये जब अप्रॉक्सीमेटली 5.5 pH हो जाता है मुंह में, तब टूथ डिके बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। और हम बात करें जब चींटी वगैरह हमें काट लेती हैं या कोई बीटल वगैरह में डंक मार देता है, तो वो कौन सा एसिड रिलीज करते हैं, मेथानोइक एसिड रिलीज करते हैं। और इससे बचने के लिए हम बेस अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। अगर हमने वहाँ पे बेस अप्लाई कर दिया तो जो मेथानोइक एसिड से पेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ बात की। अब आगे और कुछ कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो विनेगर की अगर हम बात करें तो विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज की अगर हम बात करें तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड ऑरेंज में पाया जाता है। खट्टे फ्रूट जितने भी होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है। टैमेरिंड की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी खट्टा होता है, और टैमेरिंड में टार्टरिक, जैसे टैमेरिंड टार्टरिक, ठीक है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और टोमेटो की बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और कर्ड में भी अगर खट्टा हो जाए कर्ड और रख दिया जाए तो कौन सा एसिड फॉर्म होएगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होएगा। और लेमन भी खट्टा है, इसका मतलब लेमन में भी सिट्रिस आएगा, ठीक है, साइट्रिक एसिड आएगा, साइट्रिक एसिड लेमन में भी। और जैसे एंट का मैंने आपको कहा कि मेथेनोइक होता है, मेथेनोइक, ठीक है, मेथेनोइक एसिड एंट वाले में फॉर्म होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स है जो नेचुरली इन सब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में मिलते हैं। तो फाइनली एक लास्ट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब जैसे कि हमने देखा है कि कॉपर सल्फेट होता है, तो कॉपर सल्फेट जिसे हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं, इसके साथ 5 H2O होता है। तो जो 5 H2O है यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर ये गर्म करके 5 H2O निकाल दोगे तो ये वाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। जो ये अभी ब्लू रहता है, ब्लू विट्रियोल इसका नाम है, ब्लू रहता है, वाइट हो जाएगा। तो जब ये 5 निकल जाते हैं, वाटर निकल जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एमॉर्फस कहते हैं। एमॉर्फस मतलब उसमें से पानी निकाल दिया गया है, ठीक है। और जब पानी डाल दिया जाए तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है। तो ये डिफरेंस है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में। ऐसा ही पीओपी है। पीओपी किससे फॉर्म होता है, जिप्सम से, जिप्सम। तो जब कैल्शियम सल्फेट की बात की जाए और इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं तब ये जिप्सम होता है। लेकिन जब इसको हीट करेंगे और कैल्शियम सल्फेट में सिर्फ हाफ
H2O बचेगा, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बचेगा। तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम प्लास्टर लगाने के लिए यूज़ करते हैं, पीओपीज में इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कंसेप्ट। इसको हम गर्म करके सुखा सकते हैं और फिर वाइट एमॉर्फस फॉर्म में ला सकते हैं, फिर पानी डालेंगे फिर ये कलरफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटरचेंज होता है। तो बेसिकली अभी हमने सारी ही चीज़ें कवर कर ली एसिड बेस में। तो चैप्टर था हमारा काफ़ी अच्छे से कवर हो गया है, और आप चैप्टर भी एक बार ज़रूर रीड करिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम मिलेंगे थर्ड चैप्टर में, तब तक के लिए चलिए थैंक यू।